हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की बिजनेस सेक्रेटरी फ्रेमवर्क की क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो नया चैप्टर है इसमें अर्ध या गर्भित अनुबंध यानी कि आर एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपको सारे चैप्टर्स साथ में मिल जाएंगे। जो नया चैप्टर है आपका अर्ध या गर्भित अनुबंध आर एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अर्ध यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो पूरी तरह इसमें नहीं मिलती हैं, इसीलिए इसको अर्ध अनुबंध कहा गया है। और गर्भित से भी क्लियर हो रहा है, एम्प्लॉयड जो दे रखा है साथ में कि एम्प्लॉयड यानी कि थोपा हुआ किसी दूसरे के द्वारा। अब वो कानून के द्वारा भी हो सकता है या किसी व्यक्ति के द्वारा भी। तो कैसा है ये, आइए देखते हैं। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फर्जी कॉन्ट्रैक्ट। अर्ध अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से होता है जिसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान नहीं होते। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, अर्ध अनुबंध है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसीलिए क्या है कि सारी विशेषताएं जो एक अनुबंध में होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं इस अनुबंध में नहीं होती हैं। कुछ लक्षण जो होते हैं या कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो मिसिंग होती है इन अनुबंधों में, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अर्ध अनुबंध कहते हैं। इसकी डिफिनेशन जो दे रखी है, हास्टन के विधि कोश के अनुसार ऐसा कोई भी कार्य जो अनुबंध का निश्चित प्रारूप नहीं रखता है किंतु उसका प्रभाव रखता है, गर्भित अनुबंध कहलाता है। यानी कि एक अनुबंध में जो भी विशेषताएं या जो प्रारूप होना चाहिए वो पूरा प्रारूप इसमें नहीं होता। जैसे एक अनुबंध में क्या होता है, पहले प्रपोजल रखता है कोई व्यक्ति, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकृत करता है, फिर वो वचन बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। उसके बाद वही वचन जब प्रतिफल होता है और कानून की दृष्टि से सही माना जाता है, प्रवर्तनीय कराया जाता है, तो क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी एक प्रारूप होता है पूरा अनुबंध का वो पूरी तरह से नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गर्भित अनुबंध कहते हैं। कई एक डिफिनेशन दे रखी हैं, तो अगर आपका रिटर्न एग्जाम हो रहा है तो कम से कम एटलीस्ट 2 डिफिनेशन आप लोग याद जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप अर्थ लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं, साथ में 2 डिफिनेशन भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो उपयुक्त परिभाषाओं से सारांश में जो एक परिभाषा निकाल के बनाई गई है कि अर्ध अनुबंध एक ऐसा व्यवहार है जिसमें यद्यपि पक्षकारों के बीच का अनुबंध नहीं होता किंतु संयम के अनुसार उसमें सामान्य रूप से कुछ अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एम्प्लॉयड यानी कि थोपा हुआ, तो जो संयम है, जो लॉ होता है, उसके द्वारा ये अनुबंध जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, थोपे गए होते हैं, इसलिए इनको अर्ध अनुबंध कहा जाता है। और उससे कुछ अधिकार यानी कि कुछ राइट्स और ड्यूटीज दोनों ही उत्पन्न होती हैं। A contract is a transaction in which there is no contract between the parties, but the law creates certain rights and obligations between them which are similar to those created by a contract. तो हो जाते हैं आपके अर्ध या गर्भित अनुबंध। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये देख लेते हैं। आ बा के द्वारा सा की यहाँ पुस्तकें भेजता है, यानी कि जो आ है, ये जो आ है वो बा के द्वारा, बा कोई व्यक्ति है उसके द्वारा किसको पुस्तक भेजता है, सा को यहाँ पुस्तकें भेजता है। बा गलती से उन पुस्तकों को दा के यहाँ पहुंचा देता है। तो बा जो होता है, ये समझ लीजिए कि आ जो है वो क्या है, शॉपकीपर है, और वो बा के द्वारा बा क्या हो जाएगा, जो जैसे कि फ्लिपकार्ट में या फिर जो अमेजोन है, जो भी शॉपिंग ऐप से आप लोग जो है करते होंगे, या जोमेटो है, ऑर्डर करते होंगे तो कोई डिलीवरी बॉय होता है ना, तो बा जो है यही समझ लीजिए एक डिलीवरी बॉय है। ये बा जो है ये लेके जा रहा होता है बुक्स, उसे किसे देनी है, इसे देनी है सा को, लेकिन इस सा के जगह पहुंचाने के क्या करता है, इसको दे के आ जाता है, दा को दे के आ जाता है। यानी कि जिस पर्सन को उसको देना था उसको ना दे करके ये दा के यहाँ दे आता है। फिर क्या होगा, तो दा क्या करता है, उन बुक्स को रख लेता है, फिर इंपॉर्टेंट होती है, उसको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल होंगी मेरे लिए, तो रख लेता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो आ है और जो दा है उनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ना तो दा ने बुक्स जो थी वो आ से मंगाई और ना ही आ ने क्या किया, दा को भेजी थी। लेकिन क्योंकि दा ने उन बुक्स को अपने पास रख लिया, इसलिए जो भी उसका पेमेंट था वो दा को करना पड़ेगा, किसे, जो डिलीवरी बॉय है बा को। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच अनुबंध तो नहीं था, ना ही कोई ठहराव था, लेकिन यहाँ पर जो दा होता है, क्योंकि उसने बुक्स रखी हैं, तो वहां पर जो भी पेमेंट होता है देने के लिए दा होगा बाध्य।
तो ये क्या है, ये अपने आप एक अनुबंध हो गया, सारे लक्षण तो नहीं थे, जो भी ना प्रस्ताव हुआ ना ही स्वीकृति हुई, सिर्फ क्या हुआ, जो प्रतिफल था, प्रतिफल ही तो जो एक्सचेंज हुआ, दा को बुक्स मिली और दा को पेमेंट करना पड़ा, प्रतिफल एक्सचेंज हुआ, लेकिन बाकी विशेषताएं इस अनुबंध में नहीं थी। तो ये किस तरह का अनुबंध होगा, ये हो जाता है अर्ध या गर्भित अनुबंध। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या होता है अर्ध या गर्भित अनुबंध। आइए एक बार इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको भी देख लेते हैं। पहला हो जाएगा कि ऐसे अनुबंध में प्राय एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ धन चुकाने के लिए बाध्य होता है। जैसे कि अभी आपने देखा इस एग्जाम्पल में कि जो दा था वो आ को कुछ पेमेंट करने के लिए बाध्य है, क्यों, क्योंकि उसने बुक्स रख ली थी। दूसरा हो जाएगा ऐसे अनुबंध पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि पक्षकारों पर कानून द्वारा थोपे जाते हैं कि अगर दा पेमेंट नहीं करता तो आ क्या होगा, बाध्य कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसने बुक्स तो रखी है, इसलिए आ जो होगा वो बाध्य कर सकता है कि जो पेमेंट है उसे दिया जाए। अगर नहीं देगा तो फिर वो उसके अगेंस्ट जो भी राइट्स उसके बनते हैं कानूनन वो पूरे कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ऐसे अनुबंध एक पक्षकार को किसी विशिष्ट पक्षकार के विरुद्ध ही कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो एक पक्षकार जो होता है उसके लिए विशिष्ट मिलते हैं उसको राइट, क्योंकि यहाँ पर आ के पास क्या है, स्पेशली राइट्स हैं, क्योंकि कोई अनुबंध उसने दा के साथ किया ही नहीं था, दा को बुक्स वैसे तो रखनी ही नहीं चाहिए थी, वापस कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसने रख ली है, तो आ जो होगा उसके पास स्पेशल राइट्स रहेंगे। ऐसे अनुबंध व्यक्तिगत होते हैं, सार्वजनिक नहीं, यानी कि पर्सनली होते हैं, सार्वजनिक नहीं, क्योंकि वहां पर तो सारी चीजें खुली हुई होती हैं, जो भी चीजें पर्सनल होती हैं वही व्यक्तिगत जो होती हैं वही गोपनीय रहती हैं, तो सार्वजनिक नहीं होते, व्यक्तिगत होते हैं। ऐसे अनुबंध में एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार से धन प्राप्त करने का अधिकार होता है, निस्त्रीण क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर आ जो है वो दा से जो भी धनराशि है वो ले सकता है, उसका राइट है उसका, लेकिन किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति के लिए नहीं कह सकता है कि आपने बुक्स रख ली तो अब मुझे कंपनसेशन चाहिए इतने करोड़ का या इतना, ये सब वो ये नहीं कह सकता। जो भी अमाउंट बन रहा है सिर्फ वही अमाउंट लेने के लिए वो बाध्य कर सकता है दा को। ऐसे अनुबंध राज नियमों के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक नियम है कि आपके पास जो चीज आई है उसका जो पेमेंट है आपको करना है, इस वजह से यहाँ पर ये अनुबंध उत्पन्न होते हैं। इनमें वैध अनुबंध के सभी लक्ष्य विद्यमान नहीं होते, तो अभी आपने समझ ही लिया, न प्रस्ताव हुआ, न स्वीकृति हुई, न प्रॉमिस बना वो, न ही ठहराव में परिवर्तित हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ, प्रतिफल एक्सचेंज हुआ, जो कंसिडरेशन था वही एक्सचेंज हुआ। तो ये हो जाएंगे अर्ध अनुबंध के लक्षण। अब देख लेते हैं कि एक जो अर्ध अनुबंध होता है और जो साधारण अनुबंध होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। डिफरेंस है, एक साइड में आपके बेसिस ऑफ डिफरेंस दे रखे हैं, एक में अर्ध अनुबंध है, एक में साधारण अनुबंध है। क्या डिफरेंस है, पहला पॉइंट है वैध अनुबंध के लक्षण, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो वैध अनुबंध होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ आप लोग को, प्रीवियस जो चैप्टर थे उनमें। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। अर्ध अनुबंध में गर्भित अनुबंध में वैध अनुबंध के सभी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसको गर्भित अनुबंध और अर्ध अनुबंध एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें एक ही होती हैं। इसमें सभी लक्षण नहीं होते, कैसे नहीं होते अभी हम देख चुके हैं। और साधारण अनुबंध में एक वैध अनुबंध के सभी लक्षणों का का पाया जाना आवश्यक होता है, करेक्ट है। अनुबंध की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे उत्पन्न होता है। अर्ध अनुबंध उस समय उत्पन्न होता है जबकि एक पक्षकार धन, लाभ या वस्तु प्राप्त कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर जो दा था उसको बुक्स मिल गई थी, तो यहाँ पर बुक्स उनको मिल गई हैं, इसलिए ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था या फिर ये जो अनुबंध था वो उत्पन्न हुआ। साधारण अनुबंध में इस प्रकार नहीं होता है। जो नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर जो डिलीवरी बॉय बा था वो बुक्स को दा को ना दे करके सा को ही देता तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता कैसा होता, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता। थर्ड पॉइंट, पक्षकारों की इच्छा, विलनेस ऑफ पार्टीज, यह अनुबंध पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न नहीं होते बल्कि कानून द्वारा थोपे जाते हैं। अगर जो डी था या दा था अगर बुक्स नहीं लेता तो यहाँ पर कानून उसको बाध्य नहीं कर सकता था पेमेंट करने के लिए, बुक्स उसने ले ली इसलिए कानून बाध्य कर सकता है जो भी इसकी पेमेंट होगी उसको करने के लिए। साधारण अनुबंध पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। जो आ था और जो सा था उन दोनों के बीच जो अनुबंध हुआ था तो वो दोनों की इच्छा से हुआ था। फिर आ जाएगा दायित्वों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लायबिलिटीज,
इसमें पक्षकारों का दायित्व राजनियम की प्रभावशीलता से उत्पन्न होता है, स्वतः नहीं होता है। तो यहाँ पर क्योंकि लॉ है कि उनको पेमेंट करना है, तो राजनियम के उससे ही उसका दायित्व बन रहा है पेमेंट करने का। इससे पक्षकारों का दायित्व शुद्ध अनुबंध के निर्माण के फलस्वरूप ही उत्पन्न हो जाता है। ठहराव, एग्रीमेंट, इसमें पक्षकारों के बीच कोई ठहराव नहीं होता, जैसे कि अभी आपने देखा ही प्रतिफल डायरेक्ट एक्सचेंज हुए, कोई भी आपस में ठहराव हुआ ही नहीं। इसमें पक्षकारों के बीच पहले ठहराव होता है, पहले ठहराव होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि वो ठहराव वैध है या नहीं है, उसी के अनुसार राजनियम द्वारा क्या होगा, वो प्रवृत्त नहीं होगा, तब वो अनुबंध बनेगा। इसीलिए एक पॉइंट और उठता है कि सभी ठहराव जो होते हैं वो अनुबंध नहीं होते, लेकिन सभी अनुबंध क्या होते हैं, सभी अनुबंध पहले एक ठहराव होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसका वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो हो गया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब देख लेते हैं कि गर्भित या आधा अनुबंध के प्रकार क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयड और क्लासिक कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है। तो पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसे व्यक्ति जो कि अनुबंध करने में असमर्थ होते हैं। तो योग्यता जो होती है एक अनुबंध करने के लिए एक व्यक्ति की, एक चैप्टर है पूरा आप लोगों का, उसमें बताया गया है कि व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो। तो यहाँ पर यही पॉइंट बता रहा है कि अगर वो करने के लिए अनुबंध को पूरी तरह से योग्य नहीं होता है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो होता है उसको पूरा करता है। यही तो कह रही है धारा, यदि अनुबंध करने में ऐसे व्यक्ति को जिसका पालन करने के लिए वह वैध रूप से बाध्य है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी स्थिति के अनुकूल जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो पूर्ति करने वाले पक्षकार ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति में से परिशोध प्राप्त करने का अधिकारी होता है। कि एक व्यक्ति जो कि अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है, तो उसकी तरफ से जो दूसरा व्यक्ति अनुबंध अगर कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो पहला व्यक्ति अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं था, उसकी संपत्ति में से जो भी होगा अमाउंट वो लेने के लिए क्या होता है, उसका राइट होता है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा होगा कि एक पागल व्यक्ति बाकी स्त्री एवं बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति के अनुकूल आवश्यकता की पूर्ति करता है, बा की संपत्ति से परिशोध पाने का अधिकारी है। कोई व्यक्ति है मिस्टर बा जो कि क्या है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो जो होगा, उनकी हेल्प करता है, उनकी जो वाइफ है या फिर जो उनके बच्चे हैं, उनके जो लाइफ की बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करने में हेल्प करता है। तो वहां पर जो है, को ये राइट होता है कि जो बा की संपत्ति में से वो अपना, एक तरह से कहिए कि जैसे अगर उसका मैनेजर की तरह काम करता है बा के, तो मैनेजर जो होगा जो भी उनकी इम्पोर्टेंट काम है सब करता है, तो आपको ये राइट होगा कि वो उनकी संपत्ति में से जो भी उसकी सैलरी बन रही है या जो भी उसका रेमुनरेशन बन रहा है उसको ले सकता है। दूसरा पॉइंट है अपने हित के लिए अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान कर देने के लिए परिशोध, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। इसमें क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने हित के लिए कोई ऐसा भुगतान करता है जिसके लिए राजनियम के अनुसार कोई दूसरा व्यक्ति बाध्य हो, तो भुगतान चुकाने वाला मूल ऋणी से परिशोध पाने का अधिकारी होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के लिए किसी इस तरह का कोई पेमेंट कर देता है जिसको चुकाने के लिए वो पहला व्यक्ति क्या था, कंपल्सरी था, उसको लिए चुकाना बाध्य था, तो वो व्यक्ति जो चुका रहा होगा वो उसकी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होता है। जैसा कि उदाहरण में आपको बताया गया है कि बा से उसका मकान किराए पर लेता है, बा पर इस मकान का 2 साल का पानी का कर क्या है, बकाया है। टैक्स ना देने से पाइपलाइन काटी जा सकती थी, अतः पानी का कर चुका देता है। यहाँ पर बा से भुगतान परिशोध पाने का अधिकारी होगा, यानी कि जो था बा जो है उसके मकान का क्या था, वाटर टैक्स नहीं पेमेंट किया हुआ था, तो बा क्या करता है, वो वाटर टैक्स का पेमेंट कर देता है बा की तरफ से। तो जो होगा वो जो बा व्यक्ति है उससे जो भी उसने चुकाया है उसको लेने का अधिकारी होगा। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, निःशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूशियस एक्ट। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई एक वस्तु है जिस व्यक्ति को दी जानी थी उसको ना देकर के किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली गई है, तो वहां पर पहली बात तो उसको रखनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो रख लेता है उसे तो उसका मूल्य जो है वो चुका दे, अगर नहीं चुकाता है तो वहां पर उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। ये एग्जाम्पल में आपके कह रहा है कि एक व्यापारी
एक बोरा गेहूं भूल से सा के मकान पर देने के बजाय बा के मकान पर दे देता है, तो यहाँ पर बा का दायित्व है कि वह उसे आ को वापस कर दे, या फिर यदि संभव ना हो तो उसे आ को उसका मूल्य चुका दे। वही जो आपने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल पढ़ा था, सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है माल प्राप्त करने का वाले का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी कि जिसको भी माल प्राप्ति होगी उसका क्या दायित्व बनेगा, ये देखते हैं। जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का पड़ा हुआ माल मिलता है तथा वह उसे अपने संरक्षण में ले लेता है तो उसका उत्तरदायित्व निक्षेप ग्रहीता के समान हो जाता है। यानी कि मतलब कहने का ये है कि कोई चीज जैसे किसी की खो गई है या गिर गई है, जैसे अक्सर आप लोग जो है व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेजेस देखते हैं कि किसी की मार्कशीट खो गई है, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है, तो वहां पर वो क्या करता है, अपने संरक्षण में ले लेता है और उसके बाद इस तरह के मैसेजेस आप लोग देखे होंगे कि इनकी हैं, इस नाम से हैं, अगर हैं तो संपर्क करें, इस तरह के मैसेजेस देखे होंगे। तो वहां पर क्या रहता है कि उससे तो दायित्व बन जाता है कि जिसकी भी वो चीज है उसको वापस कर दे, उसके स्वामी तक पहुंचा दे, उसको वापस कर दे। तो मार्कशीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी कभी किसी का इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट सामान मिल जाए तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि उन्हें रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि एक ही बार इंसान अर्न कर पाता है, बार बार नहीं कर पाता, मुश्किल होता है दोबारा डुप्लीकेट्स निकलवा पाना। तो किसी की भी ओरिजिनल कोई भी चीज आप लोग को मिले, कोशिश करिएगा उसे रिटर्न करने की। तो यहाँ पर उसका कर्तव्य हो जाता है कि उचित देखभाल करे उस वस्तु की, और जो भी स्वामी है उसका ओनर है उस तक वापस पहुंचा दे। तो यहाँ पर आपस में कोई अनबन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये दायित्व उसके अपने आप एक नैतिक दायित्व कहिए कि बन जाता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाते हैं जो आपके गर्भित अनुबंध या अर्ध अनुबंध है उसके प्रकार कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अर्ध अनुबंध या फिर गर्भित अनुबंध क्या होता है। अगर अच्छी लगी वीडियो और समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।